हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के सिलेबस के कंपलसरी सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक टॉपिक उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आपके बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई का पूरा कंप्लीट पैकेज यहाँ अवेलेबल है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हों, आपकी कॉमर्स की पढ़ाई की हर एक ज़रूरतों का हमने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए ख्याल रखा है। आप हमसे क्या चाहते हैं हमें ये पता है। उसी विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही यहाँ क्लासेस तैयार की जाती हैं। प्यारे दोस्तों, हम भी तो आप में से ही एक हैं। हमें ये पता है कि एक स्टूडेंट अपने टीचर से क्या चाहता है, उसकी समस्याएं कहाँ हैं। हम स्टूडेंट बनकर आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं और ये हमारी विशेषता होती है। मतलब आपको यहाँ जितनी क्लासेस मिलेंगी वो आपकी भाषा में मिलेंगी, वो आपको समझ में आए इस बात की गारंटी दी जा सकती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को एकदम शानदार बनाना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाना चाहते हो, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पेड क्लास का विकल्प ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट की पेड क्लास पा सकते हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप करना होगा, मैसेज करना होगा। आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार बनाइए। चलिए, हम आज आपके लिए ब्रांच अकाउंट लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि ये लेसन बड़ा है, लेकिन चूँकि हम प्रेफर कर रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, बाकी अन्य भी क्लासेस हमारे पास अवेलेबल होंगी। जिसको पढ़ना है वो पूरी क्लासेस ले सकता है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर अवध यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो वहाँ पे ये पूरा लेसन आपको नहीं पढ़ना। ब्रांच अकाउंट में आप कई शाखाएं भी आप पढ़ेंगे, जिसमें से आपको केवल होम ब्रांच पढ़नी है, मतलब देशी शाखा। देशी शाखा में आपको सिर्फ आश्रित शाखा पढ़नी है, स्वतंत्र नहीं पढ़नी। और आश्रित शाखा में दोनों आपको पढ़नी है, प्रधान कार्यालय से माल प्राप्त करने वाली लागत मूल्य पर और बीजक मूल्य पर। तो ये चीज़ें अभी आपको समझ में आ जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हम पहुँचे कहाँ हैं। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन आपको बता दिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग क्या है, बुककीपिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, तो अब हमारे और आपके बीच में ऐसे संबंधों का निर्माण हो चुका कि हम आगे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ चले। जब हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ चले, तो हमने सबसे पहले एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेसन में से एक रॉयल्टी अकाउंट्स पढ़ा। रॉयल्टी के बाद हमने इंसॉल्वेंसी पढ़ा, और अब ब्रांच की बारी। और ब्रांच के बाद हम हायर परचेज पढ़ेंगे। मतलब यहाँ तक कहा जाता है, चूँकि हम 12th कॉमर्स से निकल के आते हैं, तो जब हम 12th कॉमर्स से निकल के आते हैं तो अभी आपको फाइनेंशियल अकाउंट भी मिलेगा, आपको पार्टनरशिप भी मिलेगा। लेकिन ये कहा जाता है कि बीकॉम पैटर्न के लिए ये 4 लेसन सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? रॉयल्टी, इंसॉल्वेंसी, ब्रांच और हायर परचेज। अगर ये 4 आपने कवर कर लिए ना, तो 80 नंबर आपके कोई रोक नहीं सकता, ये श्योर है। तो जिसमें से 2 लेसन तो हम कंप्लीटली आपको पढ़ा चुके हैं। आज तीसरे की शुरुआत, ब्रांच।
क्या आपने अपने इर्द गिर्द बैंक देखी हैं? जी हाँ, देखी होंगी, ज़रूर देखी होगी। देखना बेटा, हमारे और आपके बीच में एक स्वस्थ संबंधों का निर्माण होना चाहिए। अगर मेरे द्वारा यहाँ, चूंकि भाई हम अपने घरों पर हैं, आप अपने घरों पे हैं, अगर हमारे द्वारा कोई एक बात यहाँ से निकले तो आप उसका पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए। मतलब आपको ये लगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति मेरे सामने है, तब तो ये क्लासेस आपके लिए सबसे बेहतर होने वाली हैं, अन्यथा तो नींद आने वाली है आपको। तो मैंने ये कहा कि अगर हमारे यहाँ हम आसपास में देखते हैं, क्या हमें बैंक दिखती हैं? जी हाँ, दिखती हैं, ज़रूर दिखती हैं। भाई मैं पर्टिकुलर अमेठी से बिलोंग करता हूँ। मैंने अमेठी में अपने इर्द गिर्द में करीब 15 से 20 बैंकें देखी हैं। सॉरी, बैंकों की शाखाएं देखी हैं बेटा। मैं इसी चीज़ पे आपको समझाना चाह रहा था। हम यहाँ पर्टिकुलर किसी एक बैंक को नहीं देखते, बल्कि हम उस बैंक की शाखा को देखते हैं। आपने देखा होगा ना, वहाँ लिखा रहता अमेठी ब्रांच, ठीक है। कभी भी आप किसी, जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही पर्टिकुलर आप टारगेट मान लीजिए, तो लिखा रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, और जस्ट नीचे लिखा रहेगा अमेठी ब्रांच या ब्रांच अमेठी, शाखा अमेठी। वो क्या है? ऐसे ही आप किसी भी दुकान के लिए आप देख सकते हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, बाटा, इन सब की भी आप क्या देखते हो? ब्रांच देखते हो। मतलब ये कि प्रत्येक व्यापारिक संस्था, अब हम ब्रांच पे आ गए, शाखा किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये कहा प्रत्येक व्यापारिक संस्था अपने लाभों में वृद्धि करना चाहती है। क्या ये सच है? Is that true? Yes, it is absolutely true. बेटा आप ये बताइए, कोई भी व्यक्ति कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, क्या वो सारे कार्य अकेले स्वयं कर सकता है? अगर मैं ये कहूँ, आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, अगर मैं ये कहूँ कि सचिन तेंदुलकर विश्व के सबसे अच्छे बल्लेबाज थे, तो ये गलत नहीं था। लेकिन इतने अच्छे बल्लेबाज होने के बावजूद भारत मैच हार जाता था, कारण कि सारे कार्य अकेले सचिन तेंदुलकर नहीं कर सकते थे ना, उनके लिए अन्य लोगों की सहयोग की आवश्यकता होती थी। ठीक वैसे ही व्यापार ने महसूस किया। व्यापार ने ये महसूस किया कि हम कितने भी सामर्थ्यवान, ऊर्जावान क्यों ना हैं, लेकिन हर जगह हर समय हमारी उपस्थिति तो नहीं हो सकती, और हर किसी व्यक्ति तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती। भाई आप किसी भी क्षेत्र में हैं पर्टिकुलर, तो आप एक एरिया कवर करते हो, आप उतनी एरिया के ही लोगों से मिल सकते हो ना। सपोज करिए सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता आया, बैंक ऑफ बम्बई आया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आया, तो बैंक ऑफ कलकत्ता में शाखा थी ना, अमेठी में खोलने की क्या जरूरत थी? हमें पैसा जमा करना था, हम चले जाते कलकत्ता, कलकत्ता में जमा करके चले जाते। क्या हुआ? दिक्कत हुई? जी हाँ, दिक्कत हुई। मतलब वो उन्होंने अपने एक पर्टिकुलर एरिया को कवर किया। तो ऐसे ये महसूस हुआ कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने व्यवसाय की रीच बढ़ाते हैं, तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि हम उठ के यहाँ से जगह जगह तो नहीं जा सकते कि इसी व्यक्ति को आज यहाँ रख दिया, कल वहाँ रख देंगे, परसों वहाँ रख देंगे। तो क्यों ना हम जैसे या हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले किसी और को हम वहाँ स्थापित कर दें। और इसी भावना ने शाखा को जन्म दिया, और यही भावना ब्रांच अकाउंट के लिए कारगर रही। तो मैंने ये कहा कि प्रत्येक व्यापारिक संस्था अपने लाभों में वृद्धि करना चाहती है। अगर प्रत्येक संस्था अपने लाभों में वृद्धि करना चाहती है, तो वह देश विदेश में अपनी शाखाएं खोलती है। विभिन्न शाखाओं का प्रबंध एवं नियंत्रण किसके द्वारा होगा? उस हेड ऑफिस के द्वारा होगा, जो उसकी मेन है, या कह लीजिए जिसके द्वारा उस पूरी शाखा का नियंत्रण किया जाएगा, वही उसका हेड ऑफिस कहलाएगा। ठीक है। तो मैंने ये कहा कि प्रत्येक व्यापारिक संस्था
अपने लाभों में दिन प्रतिदिन वृद्धि करना चाहते हैं, जिसके लिए वह देश विदेश में अपनी शाखाएं खोलती हैं। विभिन्न शाखाओं का प्रबंध एवं नियंत्रण हेड ऑफिस के द्वारा किया जाता है। जिस हेड ऑफिस, मूल कार्यालय, प्रधान कार्यालय भी जिन्हें कहा जाता है, और विभिन्न शहरों में खुली बाटा सू कंपनी या कोई और तथा विभिन्न बैंक कार्यालय इसके सबसे सटीक उदाहरण हैं। बेटा आपको कुछ और बातें कहते हैं। आप अगर स्टूडेंट हब से जुड़े हुए हो तो आपने ये सुना होगा दिल्ली में पैरामाउंट का जलवा हुआ करता था। अगर आप एसएससी कोचिंग से जुड़े हुए हो, एसएससी, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, तो वहाँ उन्होंने पैरामाउंट ने एक किला गाड़ा। भाई नीतू सिंह ने उसको स्थापित किया, लेकिन बाद में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी घूमी कि नीतू सिंह उससे अलग हुई। फिर उन्होंने केडी कैंपस नाम की एक संस्था लेके आए और अकेले केडी कैंपस की 200 ब्रांचें उन्होंने बनाई। 200, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, नीतू सिंह ने बनाई। आप ये सोचिए क्या उन 200 ब्रांच में पर डे नीतू सिंह पढ़ाती हैं? नेवर, नॉट पॉसिबल। लेकिन आप केडी कैंपस से जुड़ते हो, मतलब उन जैसे, उनकी तरह ही या उनकी विशेषताओं को समेटे हुए आप किसी एक दूसरे व्यक्ति से मिलते हो, दूसरी जगह पहुंचते हो जो बिल्कुल उन जैसा ही काम आपको करके देता है और आपका काम हो जाता है। ये ब्रांच की खूबी होती है। तो मैंने ये कहा कि प्रत्येक व्यापारिक संस्था अपना लाभ बढ़ाना चाहती है, और अगर अपना लाभ बढ़ाना है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच दिखानी होगी। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच दिखाना चाहते हैं, इसी उद्देश्य के तहत वो विभिन्न देश या विदेश में अपनी शाखा खोलते हैं। जब देश या विदेश में अपनी शाखा खोलते हैं, जिसका प्रबंध एवं नियंत्रण हेड ऑफिस के द्वारा किया जाता है, ठीक, और विभिन्न शहरों में खुली हुई बाटा सू कंपनी या विभिन्न बैंकों के कार्यालय इसके प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए मान लिया अभी तक तो हम शाखा पढ़ रहे थे, ब्रांच। अब बात आई शाखा खाते क्या होते हैं। ठीक है, शाखा खाते होते क्या हैं। आखिर हमें ब्रांच नहीं पढ़ना, हमें ब्रांच अकाउंट्स पढ़ना है, शाखा खाते पढ़ना है। तो भाई शाखाओं के संबंध में जो खाते प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में खोले जाते हैं उन्हें ही शाखा खाते कहते हैं। ध्यान देना, ये वो खाता होगा जो हेड ऑफिस ने खोला होगा, जो हेड ऑफिस ने खोला होगा, जिसका पूरा पूरा उद्देश्य होगा कि विभिन्न शाखाओं के बारे में उन्हें जानकारी मिले। जैसे आप एसबीआई की बात करिए, एसबीआई पूरे विश्व की सबसे बड़ी बैंक है, द लार्जेस्ट बैंक ऑफ वर्ल्ड नंबर ऑफ ब्रांच के लिए। मतलब पूरे विश्व में एसबीआई से बड़ी ज़्यादा शाखाएं किसी और बैंक की नहीं है। तो मतलब ये कि उन्होंने जब इतनी शाखाएं खोल रखी हैं तो हर एक शाखा का अलग अलग उन्हें लाभ भी पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर शाखा पे कितना लाभ हो रहा है। तो एक शाखा विशेष का लाभ जानने के लिए उन्हें शाखा खाते बनाना पड़ता है। तो मैंने ये कहा कि शाखाओं के संबंध में जो खाते प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में या शाखाओं की पुस्तकों में खोले जाते हैं उन्हें ही शाखा खाते कहते हैं। पुस्तकें तो दोनों की बनती हैं ना, डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन इन खातों का उद्देश्य क्या होता है? इन खातों का उद्देश्य प्रत्येक शाखा का लाभ हानि ज्ञात करना होता है कि प्रत्येक शाखा का हमें लाभ कितना हो रहा है या हानि कितनी हो रही है, ये पता लगे। शाखा के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण बनाया जा सके और प्रत्येक शाखा के लिए माल तथा रोकड़ की व्यवस्था करना भी शाखा की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक होता है। उसके लिए भी ये खाते कारगर सिद्ध होते हैं। चलिए मान लिया, इनके अंतर्गत इससे संबंधित बनाए जाने वाले अंतिम खाते भी आते हैं। आपको ब्रांच अकाउंट में, जब ब्रांच अकाउंट आप बना रहे होते हैं तो आप फाइनल अकाउंट बनाना भी सीखते हैं। ब्रांच अकाउंट के तहत आपको अंतिम खाते भी बनाने होते हैं, जिससे इनकी वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। चलिए ये मान लिया। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शाखाओं या प्रधान कार्यालयों के बीच होने वाले जर्नल व्यवहारों का लेखा भी किया जाता है। चलिए वो सब ठीक है, लेकिन हमने ये बताया
कि विभिन्न उद्देश्यों से शाखाओं के संबंध में जो खाते प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में या शाखाओं की पुस्तकों में रखे जाते हैं उन्हें ही शाखा खाते कहते हैं। चलिए मान लिया। लेकिन अब अगर आप शाखा खाते जानना चाहते हो तो शाखा खाता कौन सा अकाउंट है, भाई हमें तो ये भी जानना होगा। क्यों? हमने ये कहा कि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शाखाओं से संबंधित जो खाते प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में या शाखा की पुस्तकों में खोले जाते हैं उन्हें शाखा खाते कहते हैं। इन खातों का उद्देश्य प्रत्येक शाखा का लाभ हानि ज्ञात करना, प्रत्येक शाखा के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखना, प्रत्येक शाखा के लिए माल तथा रोकड़ की पर्याप्त व्यवस्था करना ताकि उनकी कार्यक्षमता बढ़े। इनके अंतर्गत इसके संबंध में बनाए जाने वाले अंतिम खाते भी आते हैं जिससे इनकी वित्तीय स्थिति की भी जानकारी होती है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शाखा एवं प्रधान कार्यालय के बीच में जो लेन देन होगा उन लेन देनों की जर्नल प्रविष्टियां भी हमें जाननी होगी। चलिए मान लिया। तो शाखा कौन सा खाता है? नॉमिनल अकाउंट। लगने में तो आपको बिल्कुल लगा होगा ना कि पर्सनल अकाउंट है, कदापि नहीं। शाखा नॉमिनल अकाउंट है। शाखा हेड ऑफिस के लिए खोली जाती है। हेड ऑफिस खुद एक पर्सनल अकाउंट है। जहाँ पे कोई नाम या संस्था होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। लेकिन जो उसकी शाखा होती है, शाखा सिर्फ और सिर्फ उसके लिए नॉमिनल अकाउंट होगी, क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच को अपना खर्च मानेगा और ब्रांच से जब उसे पैसा मिलेगा तो उसको वो इनकम मानेगा। तो इसलिए ब्रांच को हम कौन सा अकाउंट कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। कंफर्म? आपने पर्सनल मान के लगाया होगा, कभी नहीं। ब्रांच कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, जो कि हेड ऑफिस के लिए खर्च या इनकम का जरिया बनता है। चलिए मान लिया। शाखा खाते का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट टू प्रिपेयर ए ब्रांच अकाउंट? शाखा खाते बनाने के लिए उद्देश्य क्या रहे, प्रमुख बातें क्या रही? तो गत वर्ष के खातों के आधार पर प्रधान कार्यालय शाखा की माल व रोकड़ की आवश्यकता का अनुमान लगाना चाहता है और उसकी पूर्ति समयानुसार कर सकता है, इसलिए वो शाखा खाते बनाता है। जैसे आपने पिछले वर्ष जो परिस्थितियां हुई थी उनके मद्देनज़र आप इस वर्ष का एक अनुमान लगाते हो। तो शाखा में पिछले वर्ष विशेष में जितना लेन देन हुआ था उसी के आधार पर आप इस वर्ष के लिए एक अनुमान लगाते हो, तो आप उसके लिए शाखा खाते बनाओगे ताकि आपको रोकड़ की और माल की जानकारी हो सके कि शाखा पे कितने रोकड़ या कितने माल की आवश्यकता है। दूसरा, शाखा से संबंधित खातों के आधार पर प्रधान कार्यालय के प्रकार इस प्रकार के सुझाव भेजने में समर्थ हो सकते हैं जिससे कि शाखा की कार्यकुशलता बढ़े। भाई आपने ब्रांच खोल दिया लेकिन आप उसकी कंट्रोलिंग किसी दूसरी जगह से कर रहे होंगे ना। जैसे यहाँ एक ब्रांच है और ये सब ब्रांच हैं और पर्टिकुलर कोई एक हेड ऑफिस होगा जो इसको कंट्रोल कर रहा होगा। तो हेड ऑफिस अपने आदेश को, अपने सुझावों को इन तक पहुँचाना चाहता है, तो शाखा खाते के जरिए ही उनसे सूचना प्राप्त करता है और उन तक अपने सुझाव पहुँचाता है। तीसरा, शाखा के खातों से इसके लाभ या हानि ज्ञात किए जा सकते हैं और शाखा के खातों की सहायता से शाखाओं पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है और उसके लिए उचित कदम भी उठाए जा सकते हैं। और प्रधान कार्यालय से संबंधित खातों तथा शाखाओं के खातों द्वारा प्रत्येक व्यापारी अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगा सकता है। प्रत्येक व्यापारी अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगा सकता है। चलिए ये बना लिया। और विभिन्न अधिनियमों द्वारा शाखाओं के खाते रखना तथा उनका अंकेक्षण कराना भी आवश्यक कर दिया गया है। तो अब हम जानते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रांच अकाउंट, शाखा खाता के कितने प्रकार हैं या शाखाओं के प्रकार। चलिए, और यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। शाखाओं के प्रकार, ठीक है, आते हैं। तो मैंने आपको शाखा बेहतर तरीके से आपको शाखा बताया, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अब शाखा के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्रांच, टाइप्स ऑफ ब्रांच, ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रांच। शाखा के प्रकार, तो शाखा के मुख्यतः तो दो प्रकार होते हैं,
देसी शाखा, होम ब्रांच जिसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे? होम ब्रांच, देसी शाखा। ठीक। और एक होती है विदेशी शाखा। देसी शाखा, विदेशी शाखा। विदेशी शाखा को क्या बोलेंगे? फॉरेन ब्रांच। देसी शाखा, विदेशी शाखा, फॉरेन ब्रांच। ठीक। देसी शाखा, विदेशी शाखा। देसी शाखा भी दो प्रकार की होती हैं और यही हमारे सिलेबस के लिए है। देसी शाखा भी कितने प्रकार की होती हैं? दो। आश्रित शाखा, डिपेंडेंट ब्रांच। आश्रित शाखा, ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, आश्रित शाखा। और एक होती है स्वतंत्र शाखा, इंडिपेंडेंट ब्रांच, स्वतंत्र शाखा। ठीक है, इंडिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब आश्रित शाखा भी दो होती हैं। एक प्रधान कार्यालय से, प्रधान कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा। आपको ऐसे ही चार्ट बनाना होगा और आपको इसको डिफाइन करना होगा, शाखा के प्रकार, और ये श्योर है थ्योरी में आता है। प्रधान कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा, लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा। यहाँ पे प्रधान कार्यालय से बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा, प्रधान कार्यालय से बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा, बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा। ठीक है, तो प्रधान कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा और दूसरी प्रधान कार्यालय से बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा। ब्रांच रिसीविंग गुड फ्रॉम हेड ऑफिस एट कास्ट प्राइस, इसे क्या बोलते हैं? एट कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य पर, और ये एट इनवाइस प्राइस होते हैं, बीजक मूल्य पर, इनवाइस प्राइस। ठीक है, कैसे? अभी आपको डिटेल समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले हम एक आते हैं, ब्रांच। मैंने ये बताया कि विभिन्न व्यापारिक संस्थाएं अपना लाभ बढ़ाना चाहती हैं और वो अपना लाभ बढ़ाने के लिए देश विदेश में शाखाएं खोलती हैं। वही डेफिनेशन में था, देश विदेश। अगर आपने कोई शाखा भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर खोली हो क्या एलओसी पे, एलएसी पे? भाई मैंने ये कहा भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर, जिनको भारत अपना क्षेत्र कहता है। अब वो जो नक्शे में दिखता है ऊपर जम्मू कश्मीर, वो उतना हिस्सा हमारे पास नहीं है, लेकिन भारत उसे अपना क्षेत्र मानता है, तो मैं वहाँ तक की भी बात करूँगा। ठीक, तो मतलब ये है कि अगर हमने कोई शाखा भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर खोली है तो वो देशी शाखा कहलाती है, और अगर कोई शाखा भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर खोली जाए तो उसे विदेशी शाखा कहते हैं। आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई की ही बात कर लेते हैं। महिंद्रास का नाम सुना है? बहुत अच्छे से सुना होगा। आपके लखनऊ में उसकी 8 शाखा हैं, कपूरथला में, या आप आगे जितने भी वहाँ के फेमस इलाके हैं लखनऊ के, पुरनिया में आपको मिल जाएंगी, हर जगह मिल जाएंगी। मतलब वो कई ब्रांच के साथ वहाँ आए। लखनऊ में उन्होंने 8 जगह पर, अकेले एक पर्टिकुलर लखनऊ में ही उन्होंने 8 शाखाएं खोली। हमारे पड़ोस में रायबरेली में आ गए, सुल्तानपुर में आ गए, प्रतापगढ़ में आ गए। ये क्या है?
आपने महिंद्रा की ब्रांच देखा। जब आपको महिंद्राज की ब्रांच दिखती हैं तो ये देसी शाखा है। लेकिन महिंद्रा ने बांग्लादेश में भी अपनी शाखा खोली है। वो क्या है? वो विदेशी शाखा है। तो कोई ऐसी शाखा जो भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर खोली गई है उसे देसी शाखा कहते हैं, और जो शाखा भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर खोली गई है उसे विदेशी शाखा कहते हैं। मतलब शाखा कितनी हो गई? 2, देसी विदेशी। तो जो शाखा भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर खोली गई उसे देसी शाखा कहते हैं, और जो शाखा भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर खोली गई है उसे विदेशी शाखा कहते हैं। मैंने अभी कहा शाखा की दृष्टि से एसबीआई दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है। तो एसबीआई की पहली विदेशी शाखा कहाँ खुली? कोलंबो में। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे बंदा बैंकिंग पढ़ा रहा है, बंदा शाखा पढ़ा रहा है। जी नहीं, हम शाखा ही पढ़ा रहे हैं। बस आपके लिए वो फेमस उदाहरण दे दिया जिनको आप जानते पहचानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ गए। तो शाखा कितने प्रकार की हुई? बेसिकली 2 प्रकार की, होम ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। जो शाखा भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर खोली जाती है उसे देसी शाखा कहते हैं, और जो शाखा भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर खोली जाती है उसे विदेशी शाखा कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। देसी शाखा, आश्रित शाखा, स्वतंत्र शाखा। नाम पे निष्कर्ष निकला होगा आश्रित, किसी दूसरे पे निर्भर। जी हाँ, ये पूरी तरह से हेड ऑफिस पर डिपेंड होते हैं। मतलब वो शाखाएं जो हेड ऑफिस पर निर्भर है। लेकिन दूसरी बात ये भी कहा जाती है कि ऐसी शाखाएं जो पूर्ण लेखा पुस्तकें नहीं रखते, वरन उनके हिसाब किताब हेड ऑफिस द्वारा लगाए जाते हैं। ऐसी शाखाएं जो पूर्ण लेखा पुस्तकें नहीं रखते बल्कि उनके हिसाब किताब हेड ऑफिस द्वारा रखे जाते हैं, या पूर्ण खाते न रखने वाली शाखाएं कहलाती हैं या आश्रित शाखा कहलाती है। फिर से जान लीजिए, हमने क्या कहा? ऐसी शाखाएं जो अपना पूर्ण हिसाब किताब नहीं रखती, ऐसी शाखाएं जो अपना पूर्ण हिसाब किताब नहीं रखती, या जिनकी बारे में या जिनके लेन देन के बारे में पूरा हिसाब किताब किसके पास रखा जाता है? हेड ऑफिस के पास रखा जाता है। और ये आश्रित शाखा इसलिए भी होती है क्योंकि ये पूरी तरह से हेड ऑफिस पर निर्भर होती हैं। प्रधान कार्यालय तथा आश्रित शाखा में एजेंसी की तरह संबंध होता है, क्योंकि जो हेड ऑफिस बोलेगा वही इन्हें करना होगा। ये किसी माल का निर्माण नहीं करते, बल्कि हेड ऑफिस ने जो इनको सामान दे दिया वही इनको बेचना है। तो इनकी कुछ विशेषताएं निकल के आती हैं। क्या? ये शाखाएं केवल वही माल बेचती हैं जो प्रधान कार्यालय द्वारा भेजा जाता है। शाखा के समस्त स्थायी खर्चों का भुगतान प्रधान कार्यालय करता है। हाँ, फुटकर व्यय जैसे वाहन व्यय, मनोरंजन व्यय आदि का भुगतान के लिए प्रधान कार्यालय फुटकर रोकड़ भेजता है, पेटी कैश भेजेगा। मतलब खर्चे सारे कौन करेगा? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ही खर्चे वहन भी करता है। तो हमने ये कहा कि ये वो शाखाएं होती हैं जो अपना कोई भी लेखा पुस्तक नहीं रखती, और इनके संपूर्ण लेखा पुस्तकों का हिसाब किताब किसके पास मिलेगा? हेड ऑफिस के पास मिलेगा। और ये वही माल बेचेंगी जो हेड ऑफिस इनके पास भेजेगा। शाखा के समस्त अस्थायी खर्चों का भुगतान कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा। शाखा के जितने फुटकर व्यय होंगे उनके लिए हेड ऑफिस पेटी कैश भेजेगा। और ये शाखाएं माल को नकद बेचती हैं, और अगर हेड ऑफिस ने आदेश दिया है तो आदेशानुसार उधार भी बेच सकती हैं। और ऐसी शाखाओं को यह निर्देश होता है कि बिक्री से देनदारों से प्रतिदिन प्राप्त राशि प्रधान कार्यालय या प्रधान कार्यालय के नाम बैंक में खुले हुए खाते में जमा करना होता है। इनको डे बाय डे जितना प्रतिदिन का लेन देन होगा वो उनके नाम से बैंकों में खाता खुला होगा हेड ऑफिस के नाम से, उसमें इन्हें जमा कर देना होगा। और ऐसी शाखाएं केवल कुछ स्मरण पुस्तकें रखती हैं, जैसे रोकड़ बही, विक्रय बही, स्टॉक रजिस्टर आदि। ये अपनी जानकारी के लिए या अपनी याददाश्त के लिए मेमोरेंडम के तौर पर रख लेते हैं बस। ऐसी शाखाएं कोई नियमित खाता पुस्तक नहीं रखती। और ये शाखाएं प्रति सप्ताह या 15 दिन या माहवारी स्टॉक या बिक्री विवरण आदि प्रधान कार्यालय को भेजती हैं। ठीक है, हर हफ्ते भेजती हैं या 15 दिनों पर भेजती हैं या महीने भर पर। चलिए मान लिया, जिनके आधार पर प्रधान कार्यालय में लेखे किए जाते हैं। इतना जान लेने के बाद हम सबसे पहले ये जान लेते हैं, चूंकि ये शाखा
अवयस्क पुत्र की तरह होती हैं। क्यों? हेड ऑफिस इनको उसी तरह से रखता है जैसे कि एक अवयस्क पुत्र जो अभी तक पूरी तरह से बालिग नहीं है और अपने लिए स्वयं सारे निर्णय नहीं ले सकता, हेड ऑफिस द्वारा इनका ख्याल उसी तरह रखा जाता है। चलिए ये मान लिया। फिर ये शाखाएं भी कितने टुकड़ों में टूट जाती हैं? 2। एक प्रधान कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा और प्रधान कार्यालय से बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा। तो प्रधान कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा कौन सी होती है? ये वो शाखा होती हैं जो प्रधान कार्यालय से सामान जितने में बना है उतने में पाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हेड ऑफिस ये कहता है कि देखो ये 80 रुपये का सामान बना है, ले जाओ इसे 100 रुपये में बेचो। तो इन्होंने जो सामान पाया वो लागत मूल्य पर पाया, तो उसे हम एट कॉस्ट प्राइस कहते हैं। लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा, मतलब हेड ऑफिस इनको जितने में सामान बनाता है उतने में ही बता के दे देता है और कहता है कि आप इस सामान को इतने रुपए में बेचिए। और ये प्रधान कार्यालय से बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा होती है। ये क्या होती है? कभी कभी हेड ऑफिस अपने माल के वास्तविक लाभ को छिपाना चाहता है, तो जब हेड ऑफिस माल के वास्तविक लाभ को छिपाना चाहता है तो 80 में सामान बनाए, इनसे कहा लीजिए ये 100 रुपये का सामान है, अब आप इसको इससे अतिरिक्त में बेचिए। तो ये क्या होता है कि इन्होंने पहले ही प्रॉफिट ले लिया और उस पर और भी प्रॉफिट लेने की बात कर रहे हैं। तो ये अपना वास्तविक लाभ अपने ब्रांच से छिपाना चाहते हैं, तब उसे कहा जाता है बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा। और स्वतंत्र शाखा किसे कहते हैं? स्वतंत्र शाखा ये होगी जैसे आपने इस पे तोड़ा ना, ये उससे डिपेंड हो जाए, इससे अलग हो जाएंगे। मतलब ये अपना हिसाब किताब रखेंगे, अपनी लेखा पुस्तकें रखेंगे और ये अपने बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हेड ऑफिस के द्वारा भेजे गए कार्य तो इन्हें करने ही होते हैं, लेकिन ये आवश्यकता पड़ने पर अपनी मर्जी से भी ये कार्य कर सकते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? स्वतंत्र शाखा कहा जाता है। तो आपने सबके प्रकार जान लिए। जो भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर शाखा खुलती है उसे देशी शाखा कहते हैं, जो भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर शाखा खुलती है उसे विदेशी शाखा कहता है। आश्रित शाखा किसे कहते हैं? जो पूरी तरह से हेड ऑफिस पर डिपेंडेंट होती है। और स्वतंत्र शाखा उसे कहते हैं जिनका हेड ऑफिस पर निर्भरता तो होती है लेकिन अपने लिए निर्णय लेने के लिए भी ये स्वतंत्र होते हैं। और आश्रित शाखा भी कितने प्रकार की होती हैं? 2। एक लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा और दूसरी बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा। इतना जान लेने के बाद हम आगे चलते हैं। हमने ये कहा कि हमारे सिलेबस में सिर्फ देशी शाखा हमें पढ़ना है, देशी शाखा में आश्रित शाखा पढ़ना है और आश्रित में दोनों पढ़ना है, लागत मूल्य पर और बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा। तो सबसे पहले हम एक एक के लिए अब आ जाते हैं। जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, मतलब लेखा व्यवहार सीखते हैं। और अगर आपने जर्नल एंट्री सीख लिया तो समझिए आपने फतेह हासिल कर ली। ठीक, चलिए हम आप एक तरफ से आते हैं, आपको हम जर्नल एंट्री सिखाने की ओर चलते हैं। ठीक है, आपसे कुछ हम चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा ये कि आप ये बताइए कि जो कुछ भी होगा, बेसिकली हम हेड ऑफिस की पुस्तक में बात करेंगे। तो प्रधान कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली हम पहला टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं, और ये साधारण या देनदार या प्रत्यक्ष विधि कही जाती है। प्रधान कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली, लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली, लागत मूल्य पर प्रधान कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा, प्रधान कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा। मतलब ये वो शाखा होगी जो हेड ऑफिस से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करेंगे और लागत मूल्य पर माल प्राप्त करके उसको केवल नकद बेचेंगे, केवल नकद बिक्री करने वाली शाखा। अभी उधार की हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल नकद बिक्री करने वाली शाखा, केवल नकद बिक्री करने वाली शाखा, केवल नकद बिक्री करने वाली शाखा। ठीक,
केवल नकद बिक्री करने वाली शाखा। चलिए हम एक एक बात करते हैं। मैंने ये कहा हमें शाखा पढ़नी है। शाखा के दो प्रकार होते हैं, देसी शाखा, विदेशी शाखा। मैंने ये कहा हमें देसी शाखा पढ़नी है। देसी शाखा में दो हो गई, आश्रित और स्वतंत्र। मैंने ये कहा हमें आश्रित शाखा पढ़नी है। आश्रित शाखा में दो हो गई, लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा और बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा। तो हम पहले नियम पर पहुंचे, प्रधान कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखा। और ये शाखाएं नकद माल भी बेचती हैं और उधार माल भी बेचती हैं, लेकिन उधार माल तभी बेचती हैं जब स्पष्ट आदेश मिला हो तब। तो नकद माल बेचने वाली शाखा, ये प्रधान कार्यालय को ये शाखाएं केवल नकद में बिक्री करती हैं और प्रधान कार्यालय को भेज देती हैं। नकद में बेचेंगी, जितना पैसा मिलेगा हेड ऑफिस के द्वारा भेज दी जाएंगी, हेड ऑफिस के पास भेज दी जाएंगी। और इनके जो फिर खर्चे होंगे वो कौन करेगा? इनके समस्त खर्चों का भुगतान भी किसके द्वारा किया जाता है? हेड ऑफिस के द्वारा किया जाता है। इनके खर्चों के भुगतान के लिए हेड ऑफिस अलग से रोकड़ भेजता है, मान लिया। और ये शाखाएं अपने यहाँ किसी भी प्रकार का कोई खाता नहीं खोलती। इन शाखाओं के लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए हेड ऑफिस की पुस्तकों में निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी। तो हमें किसकी पुस्तक में पढ़ना है? हेड ऑफिस की पुस्तक में पढ़ना है। पूरी बातें आपने जान लिया। ये वो शाखाएं होती हैं जो नकद माल बेचती हैं और जितना इनको मिलेगा ये पूरा पूरा हिसाब किताब किसके पास भेज देंगे? हेड ऑफिस के पास भेज देंगे, हेड ऑफिस के पास भेज देंगे। चलिए ये भी जान लिया। जब हेड ऑफिस के पास ये भेज देंगे तो हेड ऑफिस ही इनके खर्चों का वहन भी करेगा। और ये इनके लाभ हानि खाते को लाभ हानि को जानने के लिए हेड ऑफिस कि यहाँ पुस्तकें में कौन कौन सी एंट्रियाँ की जाएंगी वो आपको पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए ये एक हेड ऑफिस है, हम भाई जर्नल एंट्री की ओर चल रहे हैं। मान लीजिए एक हेड ऑफिस है, ठीक। हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच बनाई गई है, हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच बनाई गई है। तो जब हेड ऑफिस ब्रांच के पास कुछ भेजेगा तो ब्रांच उसके लिए क्या बनती है? तो ब्रांच उसके लिए कौन सा अकाउंट बनती है? नॉमिनल। क्यों? ब्रांच उसके लिए कौन सा अकाउंट बनती है? नॉमिनल। नॉमिनल क्यों बनती है? क्योंकि हेड ऑफिस के लिए ब्रांच सिर्फ और सिर्फ एक खर्च है। हेड ऑफिस के लिए ब्रांच सिर्फ और सिर्फ एक खर्च है। उन्होंने खर्च के तौर पर इसे बनाया, अगर उनसे इनकम मिलने लगी तो भी वो नॉमिनल अकाउंट में ही रहेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई क्लोजिंग हो रहा हो, भाई हमने एक नई शाखा भी बनाएंगे और हो सकता है पहले से एक शाखा बनी बनाई हो, उसका क्लोजिंग हुआ था तो वही ओपनिंग में आ जाता है। मतलब जैसे अपने अकाउंट में ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि प्रत्येक वर्ष का क्लोजिंग उसके अगले वर्ष का क्या बन जाता है? ओपनिंग बन जाता है। तो मैंने आपसे ये कहा कि हेड ऑफिस की पुस्तक हम बनाने चल रहे हैं, तो हेड ऑफिस की पुस्तक में हम किसके लिए एंट्री करने चल रहे हैं? ब्रांच के लिए। तो दोनों की पुस्तकों में, दोनों के बीच में जो लेन देन हुआ होगा हमें उसी की जर्नल एंट्री बनानी है। आप हेड ऑफिस बन के सोचो, बस आप एंट्री में कहीं गलती नहीं करने जा रहे हो, केवल आप हेड ऑफिस बन के सोचो। तो सबसे पहली बात यह है कि जब ब्रांच के पास कुछ रहतिया, फुटकर रोकड़ या अन्य संपत्ति बचे होंगे जो वर्ष के अंत में क्लोजिंग रहते हैं, तो वही अगले साल क्या बन जाते हैं? ओपनिंग बन जाते हैं। तो ये इन्होंने इनके पास भेजा होगा तभी तो इनके पास हैं। इन्होंने तो कुछ बनाया ही नहीं है, इनकी तो कोई अपनी पहचान ही नहीं है। इन्होंने जो भेजा वही इनके पास पहुंचा और इसी को ये बेच के अपना व्यापार चलाने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे एंट्री बन जाती है ओपनिंग स्टॉक की दशा में, ओपनिंग के लिए। ये आपके समझने के लिए इंस्ट्रक्शन लिख दे रहा हूँ, बाकी बुक में क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है ना। जब ओपनिंग दिया हो तब यहाँ पे एंट्री क्या बनती है? ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्योंकि ब्रांच उनके लिए खर्च बनेगा। ब्रांच जब इन्होंने भेजा है तभी इनके पास है, अन्यथा इनके पास ना होता। तो ब्रांच इनके लिए क्या है? खर्च। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। अब जिस चीज़ का ओपनिंग होगा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर। मान लीजिए अब यहाँ उधार लेन देन की तो हम बात कर नहीं रहे हैं, तो ओपनिंग पेटी कैश कह सकते हैं, ओपनिंग पेटी कैश। अगर उधार बेचते होते तो यहाँ ओपनिंग डेटर भी हम लिख देते। कन्फर्म? एक एंट्री हो गई। मतलब आप अपने ये दिमाग में फिट कर लो
कि जब भी हमें ओपनिंग की एंट्री बनानी होगी तो हम कैसे बनाएंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग पेटी कैश, ओपनिंग बैलेंस और अदर असेट्स, कुछ भी। मतलब क्यों बेटा, क्योंकि जितनी चीज़ों के क्लोजिंग होते हैं, जब संपत्तियां, खाता जब बनता है तो उनके वर्ष के अंत में हमारे पास जितनी चीज़ें थी वो हमारी संपत्ति थी और संपत्तियां डेबिट होती हैं, और वही अगले साल ट्रांसफ़र हो गई तो यहाँ हमें दिखाना होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग पेटी कैश, मतलब जितनी चीज़ों का ओपनिंग होगा वो। चलिए मान लिया, तो ये एंट्री आप याद रख सकते हो। ओपनिंग के लिए आप क्या एंट्री बनाते हो, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग, बीइंग ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखा जाता है, बीइंग ओपनिंग बैलेंस। क्वेश्चन नरेशन लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, बीइंग ओपनिंग बैलेंस एट ब्रांच, बीइंग ओपनिंग बैलेंस एट ब्रांच। अब हम आएंगे शाखा के पास माल भेजने पर, शाखा के पास माल भेजने पर। तो शाखा के पास माल कौन भेजेगा, हेड ऑफिस। अब आप सोचिए, अपने आप सोचिए, शाखा के पास माल भेजने पर कौन माल भेज रहा है, हेड ऑफिस ब्रांच के पास माल भेजेगा। तो ब्रांच हेड ऑफिस के लिए क्या है, खर्च, खर्च डेबिट होता है, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट। और जब उन्होंने माल भेजा, माल कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट ना, गुड्स, गुड्स कौन सा अकाउंट होता है, रियल। तो इनके पास से पैसा आया कि गया, माल आया कि गया। रियल अकाउंट का नियम क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इन्होंने माल भेजा तो इनके पास से माल चला गया, मतलब क्रेडिट हुआ, तो टू गुड्स सप्लाइड, टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। कंफर्म। ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा बेटा। तो हमने क्या कहा, सबसे पहला काम, शाखा के पास जब माल भेजेंगे तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सप्लाइड टू ब्रांच। पूरी बात समझ में आ गई। फिर से जान लीजिए, हेड ऑफिस ने माल भेजा किसके पास, ब्रांच के पास। तो ब्रांच हेड ऑफिस के लिए, भाई हेड ऑफिस ने भेजा, ब्रांच के पास भेजा, माल भेजा, तो तीन ही है। हेड ऑफिस की पुस्तक, हेड ऑफिस खत्म। ब्रांच के पास माल भेजा तो ब्रांच खर्च बन गया, ब्रांच खर्च बन गया, चलिए मान लिया। और हेड ऑफिस ने भेजा है ब्रांच के पास, तो हेड ऑफिस के पास से माल आया कि गया, तो माल चला गया। और रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट हो गया। अगर शाखा को व्ययों के लिए फुटकर, व्ययों के लिए शाखा को व्ययों के लिए फुटकर रोकड़ भेजी, फुटकर रोकड़ भेजी। आपने अभी ये कहा था कि जितने भी खर्चे होंगे ब्रांच के, जितने भी खर्चे होंगे वो हेड ऑफिस करेगा। तब जब ब्रांच के खर्चे हेड ऑफिस करेगा तो ब्रांच हेड ऑफिस के लिए क्या बनेगा, खर्च, ब्रांच अकाउंट डेबिट। ब्रांच के पास रोकड़ भेज देने के, लो भैया अपने खर्चे निपटाओ, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। पेटी कैश उनके पास से आएगा कि जाएगा, जाएगा, हेड ऑफिस के पास से चला जाएगा, ब्रांच के पास पहुंचेगा। हम हेड ऑफिस हैं, हमारी पुस्तक है, यहाँ बन के सोचो, यहाँ नहीं। इन्होंने इनके पास पेटी कैश भेजा, तो इनको तो मिला, लेकिन हम पुस्तक इनकी बना रहे हैं, इनके पास से गया। कंफर्म। तो ब्रांच इनके लिए क्या बन गया, जैसे आप सोचिए कि आपकी लखनऊ में एक ब्रांच है, तो लखनऊ के लिए आप पेटी कैश भेज रहे हो, तो लखनऊ आपके लिए क्या बन रहा है, खर्च, डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट। और वो जो पैसा आपके लिए पास चला जा रहा था, आपके पास से जा रहा है, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पेटी कैश। फिर आगे शाखा ने माल वापस कर दिया। मान लो यहाँ माल इनके पास पहुँचा था, कुछ माल ज़्यादा था, इन्होंने वापस कर दिया। उल्टा बना दो, शाखा ने माल वापस किया। जब शाखा ने माल वापस किया तब एंट्री क्या करेंगे, तब यहाँ जो गुड सप्लाइड टू ब्रांच हुआ था क्रेडिट, ये जब माल इन्होंने हेड ऑफिस ने ब्रांच के पास माल भेजा था, अब वही माल वापस कर दिया जा रहा, तो ब्रांच किसके पास माल भेज देगी, हेड ऑफिस के पास। तो हेड ऑफिस के पास माल आ जाएगा, तो हम उसे के लिए लिखेंगे गुड सप्लाइड टू ब्रांच। क्योंकि रिटर्न नहीं लिखते, रिटर्न लिखेंगे तो हमें अलग से अकाउंट बनाना होगा। तो गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यही एंट्री क्या हो जाती है, पलट जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रांच खर्च नहीं है, ब्रांच आय का जरिया बन जाएगी। ठीक है,
आगे बढ़ गए। अब अगर शाखा को फुटकर व्ययों के लिए रोकड़ भेजते हैं तो अब यहाँ फुटकर व्ययों के लिए या शाखा के व्ययों के लिए रोकड़ भेजी तो भी वही बात आती है, चाहे फुटकर व्यय के लिए कह लो चाहे शाखा को व्ययों के लिए रोकड़ भेजी, तो यही एक एंट्री फिर से यहाँ हो जाती है। तो यहाँ पेटी कैश ना लिखकर अगर रोकड़ लिखते हैं तो केवल कैश लिखेंगे, कैश आर बैंक। तो शाखा को फुटकर व्ययों के लिए रोकड़ भेजी, तो मैंने अभी बता दिया था ना, फुटकर व्ययों के लिए रोकड़ भेजी, शाखा को फुटकर व्ययों के लिए रोकड़ भेजी। तो जब शाखा को फुटकर व्ययों के लिए रोकड़ भेजी तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। अब यहाँ हमने वो कैश क्यों कर दिया, तो हमने ये कहा शाखा को व्ययों के लिए रोकड़ भेजी, तो सेम वही बात ना, शाखा को व्ययों के लिए हम रोकड़ भेज रहे हैं कि जो भी तुम्हारे खर्च हैं, किराया वगैरह होगा सब निपटाओ, वेतन वगैरह देना होगा दो। तो शाखा को व्ययों के लिए रोकड़ भेजी, तो शाखा तो हेड ऑफिस के लिए खर्च बन गया और उसके पास पैसा भेजा गया, तो पैसा हेड ऑफिस के पास से निकला, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और यहाँ हम आ गए शाखा के लिए फुटकर व्ययों के लिए रोकड़ भेजी, तो फिर भैया शाखा फिर से खर्च बना टू पेटी कैश। कन्फर्म? चलिए इतना तो हमने जान लिया। अब अगर शाखा से रोकड़ प्राप्त करें तो का हमेशा शाखा के पास ही भेजेंगे, शाखा भी तो इनके पास भेजेगी। तो शाखा से रोकड़ प्राप्त करने पर, शाखा से रोकड़ प्राप्त करने पर शाखा से रोकड़ प्राप्त करने पर शाखा से रोकड़ प्राप्त करने पर ठीक उल्टा पलट जाएगा। जब हेड ऑफिस ने ब्रांच के पास भेजा था तो ब्रांच खर्च था, जब ब्रांच हेड ऑफिस के पास भेजेगा तो ब्रांच क्या बनेगी, इनकम, और तब उनके पास पैसा आएगा, कैश आर बैंक अकाउंट डेबिट, कैश आर बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा अब आएगा इनके पास और कौन भेजेगा, ब्रांच, कैश आर बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। कंफर्म? यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली ये 6 एंट्रियाँ ही मेन बनती हैं, लेकिन फिर आती है क्लोजिंग एंट्री, सेम इसकी उल्टा। कैसे? क्लोजिंग के लिए तो आपने ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग लिखा था, तो यहाँ क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच होगा, क्योंकि जितने स्टॉक वगैरह होते हैं वो सब डेबिट होते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, जितना पेटी कैश क्लोजिंग में रहेगा वो डेबिट, या कोई अन्य संपत्तियां रहेंगी वो डेबिट, अंत में क्या आ जाएगा, ब्रांच, अंत में क्या आ जाएगा, ब्रांच। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो मैंने क्लियर कट आपसे बताया, क्या आप सोचते रहिए, यहाँ बैठ के सोचो। तो सबसे पहले इन्होंने ओपनिंग के लिए एंट्री क्या बनाई, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग, जिस भी चीज़ का ओपनिंग हो, बस आते हो संपत्तियों का ओपनिंग हो, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग। जब हेड ऑफिस ने माल भेज दिया तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सप्लाइड। जब हेड ऑफिस ने कैश भेज दिया तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। जब इन्होंने माल वापस कर दिया तो गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। कन्फर्म? जब इन्होंने रोकड़ भेज दिया होगा तो कैश आर बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, और जब क्लोजिंग होगा तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अगर शाखा के कुछ दायित्व हैं उनको हेड ऑफिस ही तो चुकाएगा, तो शाखा के दायित्वों के लिए, अगर शाखा के दायित्वों के लिए शाखा की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई लायबिलिटी है, तो शाखा के दायित्व कौन चुकाएगा, शाखा के दायित्व को भुगतान भी किसको करना पड़ेगा, हेड ऑफिस को करना पड़ेगा। तो शाखा के दायित्वों के लिए तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। ब्रांच का कोई भी दायित्व होगा, भाई शाखा की जिम्मेदारियां हैं, शाखा की जिम्मेदारियां हेड ऑफिस को पूरी करनी है, तो हेड ऑफिस के लिए शाखा बन गया खर्च, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। कंफर्म? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। अब शाखा में अगर लाभ होगा तो इतनी एंट्री बन गई। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। भाई हमें जर्नल एंट्री सीखनी है बेटा, और आपको ये सारी एंट्रीज याद करनी ही होंगी। कल आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी एंट्री पर लगेंगे। अब शाखा में अगर लाभ होता है तो शाखा खातों में लाभ होने पर, शाखा खाते में लाभ होने पर, लेकिन ये एंट्रियां बाद में बनती हैं। ये पहले खाता बन जाता है, खाता बन जाने के बाद ये एंट्री बनती है।
तो जब शाखा खाते में लाभ होगा तो एंट्री बनेगी ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर शाखा खाते में लाभ होगा तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर शाखा खाते में हानि होगी तो शाखा खाते में हानि होने पर, शाखा खाते में हानि होने पर, तो अगर शाखा खाते में हानि हो गई तो सेम ही चीज पलट जाएगी। कैसे? यहां ध्यान देना, जब शाखा खाते में लाभ होगा तो हमने क्या कहा, एंट्री हम क्या बनाएंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रेडिट होता है अगर फायदा हो रहा हो तो, और अगर घाटा हो रहा है तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये लॉस है, जैसे ही प्रॉफिट लॉस डेबिट हुआ वो घाटा हो गया, टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है। और सबसे अंत में जो शाखा के पास माल भेजा गया था उसका खाता बंद करते हैं। शाखा को भेजे गए माल का खाता, भेजे गए माल का खाता बंद करने पर, शाखा को भेजे गए माल का खाता बंद करने पर, शाखा को भेजे गए माल का खाता बंद करने पर, तो जब शाखा को भेजे गए माल का खाता हम बंद करते हैं तब उसको ट्रेडिंग में भेज देते हैं। तब क्या करते हैं, क्योंकि जब शाखा के पास माल भेजा गया था तो वो क्या हुआ था, डेबिट या क्रेडिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सप्लाइड, तो गुड सप्लाइड क्रेडिट में था, हम उसका खाता बंद करने जा रहे हैं, मतलब उसको हमें समाप्त करना होगा। तो जो चीज़ क्रेडिट में है उसे डेबिट में दिखाएंगे तभी वो समाप्त होगी। तो गुड सप्लाइड अकाउंट डेबिट, गुड सप्लाइड टू ब्रांच, गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, यहीं पे ये जर्नल एंट्री समाप्त होती है। मैंने क्या कहा, वर्ष के अंत में फिर आप क्या करते हो, शाखा को भेजे गए माल का खाता बंद कर देते हो। तब यहाँ से आप इसका अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। जर्नल एंट्री आप याद कर लीजिएगा। अगले दिन हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। और आप हमसे अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। बस आप हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, अपने दोस्तों को बताइए कि अगर वो कॉमर्स की कंप्लीट पढ़ाई चाहते हैं तो दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर आएँ। उनके लिए हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक, हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अवेलेबल होगा। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।